Hello everyone. Once again, a very warm welcome to all of you in the lecture series of Railway Engineering. एक सिविल इंजीनियर या एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट या स्टूडेंट जैसे ही सुनता है रेलवे शब्द उसके दिमाग में ढेर सारी बातें आती हैं कि सर ये बैलास्ट क्या होता है, सर ये स्लीपर क्या हुआ करते हैं, ये जो रेल आती है कितने तरह की होती है, ये रेलवे ट्रैक का ज्योमेट्रिक डिजाइन कैसे हम डिसाइड करते हैं, सर कैसे बनाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं। आगे चलकर उसके दिमाग में ये भी बात आती है सर ये सिग्नल, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, होम, राउटर, ये क्या होते हैं सर, इनकी लोकेशन कहां रखी जाती है। ऐसे ढेर सारे शब्दों के साथ हम लोग बात करेंगे अपने इस लेक्चर सीरीज में। ये लेक्चर सीरीज स्पेशली डेडिकेटेड है जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट एई और जेई एग्जामिनेशंस की, उनके लिए। इस लेक्चर सीरीज का खास मोटो है कि इनके कॉन्सेप्ट्स को भी बूस्टअप करना और साथ साथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न आए हैं या जो प्रश्न आ सकते हैं जिनके आने की संभावना है उन प्रश्नों पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। तो देर न करते हुए अपने इस लेक्चर सीरीज को शुरू करते हैं और ले चलते हैं, देखते हैं कि क्या टॉपिक है डिफरेंट एई और जेई या रेलवे के जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं लाइक सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के, उनके हिसाब से क्या सिलेबस है हम इस पर चर्चा करते हैं। चलिए सिलेबस पर बात करें अगर हम लोग, तो सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट जो हमें आपको देखने को मिलता है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पर बात करेंगे, इनके जोनिंग सिस्टम पर बात करेंगे, इनके डिफरेंट जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, रोलिंग स्टॉक इत्यादि की, इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलकर हमारा दूसरा टॉपिक जो देखने को हमें मिलेगा सेकंड टॉपिक, वो सेकंड टॉपिक है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक को कुछ लोग परमानेंट वे भी कहते हैं, लेकिन टेम्पोररी वे भी बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस रेलवे ट्रैक को आप परमानेंट वे के नाम से ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर रेल। डिफरेंट प्रकार की रेल आप पढ़ते हैं कि सर बुल हेडेड रेल है, फ्लैट फुटेड रेल है, या फिर आप आगे चलकर पढ़ते हैं कि डबल हेडेड रेल है। तो ये रेल सिस्टम क्या है, हम इन पर भी चर्चा करेंगे। इनका कंपोजिशन क्या होता है, कौन सी रेल सेक्शन कहां अडॉप्ट करनी चाहिए, इस पर भी चर्चा हम इस सेगमेंट में अपने करेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा आपका देखने को मिलता है वो है रेल जॉइंट्स एंड बिल्डिंग ऑफ रेल। लॉन्ग वेल्डेड रेल बनाने के लिए हमें आपको किस तरह से बिल्डिंग की कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए, इनमें कौन सी टेक्निक सबसे बेहतर है, कितनी टेक्निक मार्केट में अवेलेबल है, ऐसे तथ्यों पर हम इस टॉपिक में डील करेंगे। आगे चलकर बात करें सर, तो अगला टॉपिक है अपना स्लीपर एंड फास्टनिंग सिस्टम। स्लीपर एंड फास्टनिंग सिस्टम, स्लीपर एंड फास्टनिंग सिस्टम में अगर हम बात करें तो वुडन स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर, स्टील स्लीपर, इन तरह के स्लीपरों के साथ साथ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर या कंक्रीट स्लीपर से कह लीजिए, हम इन पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सा स्लीपर कहां अडॉप्ट किया जाना चाहिए और कैसे उसे बनाते हैं हम। आगे चलकर हम बात करेंगे सर फास्टनिंग सिस्टम पर। रेल और स्लीपर को हम जोड़ते कहते हैं, इस तथ्य पर भी हम चर्चा करेंगे इसी टॉपिक में, जिसे आप स्लीपर एंड फास्टनिंग सिस्टम के नाम से पढ़ेंगे, जिसमें पेंड्रॉल क्लिप पढ़ेंगे, आप हर्बर्ट मेयर रेल क्लिप पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम यहां देखेंगे। अगला टॉपिक जो अपना देखने को मिलेगा वो है बैलास्ट एंड फॉर्मेशन। बैलास्ट एंड फॉर्मेशन, इनका क्या, बैलास्ट की डेप्थ कितनी रखनी चाहिए, फॉर्मेशन की विड्थ कितनी रखनी चाहिए, इन सारे तथ्यों के साथ हम यहां डील करेंगे। लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे बेहतरीन टॉपिक आप कह सकते हैं या जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे मैं यहां 3 स्टार देकर बता दे रहा हूं आपको, वो है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक आप बेहतर तरीके से ये तब समझ पाएंगे जब ऊपर के सारे टॉपिक आपको क्लियर हों। फिर आगे चलकर चर्चा करते हैं कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पॉइंट एंड क्रॉसिंग। आप समझ लीजिए कि अगर रेलवे इंजीनियरिंग से 10 प्रश्न आते हैं किसी एग्जाम में, तो मान लीजिएगा कि 10 में से 6 से 7 प्रश्न इस टॉपिक से हो सकते हैं, 2 से 3 प्रश्न जो बचे कुचे होंगे वो यहां से हो सकते हैं, और बाकी क्वेश्चन वो इनमें से किसी टॉपिक से भी हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि एग्जाम्स में ये टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। आगे चलकर बात करते हैं, अपना अगला टॉपिक होगा जो हमें आपको इस सेगमेंट में पढ़ना है, वो है सिग्नल या सिग्नलिंग सिस्टम और साथ में कंट्रोल सिस्टम। ये टॉपिक भी हमें आपको पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है मिसलेनियस। सर ये मिसलेनियस टॉपिक हमने क्यों दिया, वो इसलिए दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि डिफरेंट एग्जाम्स के सिलेबस में क्या होता है, कुछ बाद में ऐड ऑन कर दिए जाते हैं, कुछ टॉपिक हटा दिए जाते हैं। तो जो ऐड ऑन किए जाने वाले टॉपिक हैं उनको हम इस मिसलेनियस नाम के टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, अब बात करिए मिसलेनियस में सर एक आध एग्जांपल बता दीजिए कि क्या पढ़ेंगे। तो जैसे आप पढ़ते हैं ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस, हाउलिंग कैपेसिटी इत्यादि, तो वो वाला टॉपिक हम यहां कवर करेंगे। ठीक है, अब ये तो रहा सिलेबस, ये तो सिलेबस की बात रही, लेकिन इस पूरे लेक्चर सीरीज को हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे, तो इस पूरे लेक्चर सीरीज को हम लोग थ्योरी विथ एमसीक्यू, थ्योरी विथ एमसीक्यू कवर करेंगे। और एमसीक्यू में आप याद रखिएगा कि जो नए प्रश्न बन सकते हैं, न्यू प्लस
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी सारे एई एंड जेई एग्जाम्स के हम इसमें कवर करके चलेंगे, एक एक टॉपिक को लेकर यहां बातचीत करेंगे। अब चर्चा में चले सर कि हम लोग देखें कि सर ये लेक्चर सीरीज जो है ये किस तरह बेनिफिशियल होगी हमारे लिए, किस तरह हम इसको कवर अप कर पाएंगे। तो आगे के वीडियोस में आपको ये लगातार बताया जाता रहेगा कि कौन सा नया टॉपिक आने वाला है, अगला टॉपिक कब आएगा, कितने दिन बाद वीडियो रिलीज होगा, और इस वीडियो लेक्चर के पीडीएफ आपको कहां से अवेलेबल होंगे ये भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए, और जरूरत पड़ी तो अगले वीडियो में आपको ये बता भी दूंगा। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं अपने पहले टॉपिक पर। कुछ लोग इस सब्जेक्ट को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 के नाम से, या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 के नाम से, या रेलवे इंजीनियरिंग के नाम से, रेलवे एयरपोर्ट, ये वाले सेगमेंट में इन्होंने पढ़ रखा होगा अपने बीटेक के दौरान, या अपने डिप्लोमा के दौरान, या इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ रखा होगा। तो सर हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 या रेलवे इंजीनियरिंग, इसी पर आज चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल में सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है, आज वाले लेक्चर में हमें फोकस करना है इंडियन रेलवे के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे, इंडियन रेलवे के डिफरेंट जोनिंग सिस्टम पर, प्रोडक्शन यूनिट्स पर, इन सब पर ही आज का मेन जो हमारा फोकस होगा इसी टॉपिक पर होगा। और कितने प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं, कितने प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हैं, इन पर भी हम चर्चा इस लेक्चर सीरीज में करेंगे। चलो तो एक मजेदार बात के साथ शुरुआत करते हैं। जिसकी आप हिस्ट्री पढ़ने चल रहे हैं आज, उसका इतिहास आज का नहीं है सर। इसके लिए पहला प्रपोजल 1832 में पड़ा था कि इंडिया में रेल होनी चाहिए, वो भी मद्रास में पहला पेपर पर प्रपोजल आया था। वो बस पेपर पर ही एक सपना रह गया था, वो साकार नहीं हुआ। आगे चलकर डेवलपमेंट में धीरे धीरे वो साकार हुआ सपना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सारे तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन 1832 से आज तक यानी लगभग 190 साल से अधिक का सफर इंडियन रेलवे ने तय किया है, और अपने आप को इतना डेवलप किया इसने कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो हम इसका इतिहास एक दिन में तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम हर पॉइंट को पढ़ने का प्रयास करेंगे, हर मेन पॉइंट्स को कंसीडर करने का प्रयास करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन रेलवे एक दिन में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है जितना यहां से चांद तक की डिस्टेंस है, यानी अर्थ से मून तक की डिस्टेंस जो है उसका 3.5 टाइम डिस्टेंस इंडियन रेलवे एक दिन में ट्रेवल करती है। तो मजेदार रही ना ये बात आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात पर आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आखिर ये है क्या? तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करो तो ट्रांसपोर्टेशन इज रिगार्डेड एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिकल, सोशल एंड कॉमर्शियल ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। यानी सरल भाषा में आप ये कहें तो किसी कंट्री का इकोनॉमिकल कितना डेवलपमेंट हुआ है, सोशली कितना डेवलप हुआ है, कॉमर्शियली कितना डेवलप हुआ है, यानी ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना बेहतर है वहां, इससे हम समझ सकते हैं। बात समझ पाए आप? तो चलिए देखते हैं कि किसी कंट्री के डेवलपमेंट में कोई बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रेल भी तो आपका एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही है, तो हम आप देखें किसी कंट्री के डेवलपमेंट में कोई भी बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, खास करके हम रेल की बात कर रहे हैं, कितने प्रकार से मदद कर सकता है। अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये 4 अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर समझा जा सकता है। रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी कंट्री के डेवलपमेंट में इन 4 एस्पेक्ट से समझा जा सकता है कि मदद कैसे करता है। पहला एस्पेक्ट है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। कौन सा? इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। इकोनॉमिकली कैसे मदद करता है हम इसमें भी बताएंगे। दूसरी बात करें कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट। अगली बात करें सर पॉलिटिकल एस्पेक्ट, और लास्ट बात करिए कि रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से भी किसी कंट्री के डेवलपमेंट में मदद करता है। तो कैसे करता है, इन सारी तथ्यों को समझने के लिए हम मूव ऑन करते हैं, एक एक बातों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला पॉइंट लेकर हम लोग चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी रिमोट एरिया में, कोई रिमोट एरिया यानी सुदूर क्षेत्र हो जहां आवागमन की सुविधा बहुत कम हो, अगर आप वहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चाहते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो सर वहां आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सबसे पहले बेहतर करना होगा। यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसी रिमोट एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी मदद करता है। इसकी सहायता से क्या होगा सर, वहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, साथ में उनका एजुकेशनल लेवल बढ़ेगा, क्योंकि भाई एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो साथ में एजुकेशन भी तो मिलना तय है। आगे चलकर फिर बात करते हैं कि देखें वहां जो लैंड वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। हम आगे चलकर चर्चा करें सर कि अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इकोनॉमिकली बात किया जाए तो कैसे मदद करता है। कॉमर्शियल फार्मिंग, जितने भी प्रकार के आप कैश क्रॉप उपजाते हैं और उन्हें मार्केट में सेल आउट करने के लिए ले जाते हैं। अब सोचो कि किसी किसान ने मान लो आज यहाँ तंबाकू उगाया, तंबाकू ही जानबूझकर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, शुगर केन भी आप ले सकते हैं कैश क्रॉप में, या फिर आप कॉटन ले सकते हैं, लेकिन मैं तंबाकू का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। लेकिन यहाँ उसके गांव में या उस क्षेत्र में जहां वो है वहां इसे कोई कंज्यूम नहीं करता, सेल आउट करने के लिए उसे कहीं बाहर ले जाना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं हो, तो ये वहां से
जहां है वहां से, जहां कंज्यूम होने का लोकेशन है वहां तक ले नहीं जा पाएगा। ले नहीं जा पाएगा तो उस क्रॉप का, जो उसने पैदा किया है उस क्रॉप का, वो किसी भी प्रकार से फायदा नहीं उठा पाएगा। यानी कॉमर्शियल फार्मिंग में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर मदद करता है, यानी उसे और भी उन्नत बनाने में मदद करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सर इकोनॉमिकली, मैं अपनी भाषा में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का बैकबोन है। बिना इसके डेवलपमेंट की बात तो बड़ी दूर है सर, की ही नहीं जा सकती। यानी सरल भाषा में ट्रांसपोर्टेशन अति आवश्यक है किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। दूसरी चर्चा में चले हम लोग, तो सेकंड बात करें तो सेकंड बात में हम कह सकते हैं कि सर कॉमर्शियल, इकोनॉमिकल तो हमने बात कर ली। दूसरी बात करें कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट पर। सोशल एस्पेक्ट और कल्चरल एस्पेक्ट पर बात करें तो आप जानते हैं कि इंडिया एक कल्चरल डाइवर्सिटी वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, समुदाय, जाति के लोग रहते हैं और इनके भीतर या इनके बीच एकजुटता पैदा करने के लिए, यूनिटी और सद्भावना पैदा करने के लिए सर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसमें भी मदद करता है। कैसे? अब सोचो कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग हों, जब एक साथ वो यात्रा कर रहे होंगे तो उनके बीच इंटरेक्शन होना तय है। खास करके औरतें हो तो ज्यादा आसानी से इंटरेक्शन कर लेती हैं आपस में, चाहे बात समझ आए या ना आए। अब कोई हो तमिल में बात कर रहा हो, कोई हिंदी में, भोजपुरी वाली औरत हो, तो बात तो कर लेंगी सर वो आपस में। क्या करेंगी वो उनको भी नहीं पता, लेकिन बात कर लेंगी, यानी इंटरेक्शन करेंगी। और इंटरेक्शन करेंगी तो एक दूसरे के भावनाओं को समझेंगी, एक दूसरे के कल्चर्स को समझेंगी, और कल्चरल एंड सोशल प्रोग्रेस में ये बहुत ही बेहतर साबित होता है सर। यानी सरल भाषा में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि इंडिया एक कल्चरल डाइवर्सिटी वाला देश है और रेलवे सभी कल्चर्स के भीतर या बीच कह सकते हैं आप, एक सोशल इंटरेक्शन पैदा करने में कारगर भूमिका निभाता है। अगली बात करें सर पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर। पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर बात करें तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट हम देख सकते हैं, अगर इस पर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जैसे आप बॉर्डर एरियाज में हैं तो आपको मिलिट्री इक्विपमेंट पहुंचाना है, सैनिकों को पहुंचाना है कम समय में, ढेर सारी मात्रा में उनको फूड पहुंचाना है, डिफरेंट फैसिलिटीज पहुंचानी है, तो सर इसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मदद करता है, बेहतर तरीके से मदद करता है। समझ गए? तो चलिए लास्ट बात करते हैं सर। अगला है, नेक्स्ट है अपना इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। अगर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट पर बात किया जाए तो समझो कि किसी कमोडिटी को या किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाना है, लेकिन आपके पास एक ज्यादा क्वांटिटी में कैरी करने वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं, ढेर छोटे छोटे आपके पास कोई बस ट्रक ऐसे हैं, तो आप ढेर सारी मात्रा में उसे ले जाने के लिए क्या करेंगे, ढेर सारी बसेस को लगाएंगे या ट्रकों को लगाएंगे, तो सर इससे होगा क्या, सब फ्यूल कंज्यूम करेंगे। इसकी जगह कोई एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता जो उतने को इकट्ठा ले जा सके और फ्यूल कम खर्च करे। सर रेलवे ये काम कर पाने में सक्षम है। मैं बताऊंगा रेलवे का जन्म भी भारत में इसी कारण से हुआ था, क्योंकि आर्थर कार्टर नाम के एक महापुरुष रहे और उन्होंने 1837 में पहली बार रेड हिल से चिंत्रादिपेट ब्रिज तक ग्रेनाइट पत्थर के रोड के कंस्ट्रक्शन के निर्माण के लिए धुलाई कार्य में रेलवे का प्रयोग किया था। मैं बताता हूं आपको कैसे। और उन्होंने देखा कि सर 48% तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब हम कहें तो सर एनवायरनमेंट को भी नुकसान कम पहुंचाएगा और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से भी रेलवे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड हैं, हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के रूप में आप अपना मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हो, बाइसिकल इस्तेमाल कर रहा हो, या फिर आप एरोप्लेन इस्तेमाल कर रहे हो, इन डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल को हम अगर क्लासिफाई करना चाहें कि किस तरह के मोड्स के अंतर्गत ये आएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी मोड हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। जैसे पहला क्लासिफिकेशन ट्रांसपोर्टेशन मोड्स का हम करेंगे तो इस आधार पर कर सकते हैं कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपने चलने के लिए किस तरह के सरफेस का इस्तेमाल करता है। सामान्य तौर पर अगर कहा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है या ट्रांसपोर्टेशन मोड जो है वो 3 प्रकार का होता है, जिनमें पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट, तीसरा है एयर ट्रांसपोर्ट। यानी जब कोई व्हीकल या जब कोई ट्रांसपोर्टेशन मोड अपने चलने के लिए क्या करता है सर, एक सॉलिड सरफेस का इस्तेमाल करता है, तो आप समझ लीजिए कि वो लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत आएगा। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो हाईवे व्हीकल्स, रेलवे, केबल वे, ये रोप वे, ये सब किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन मोड्स के अंतर्गत आती हैं, तो लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। अगली बात करते हैं सर वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर चर्चा करनी हो तो हम आप कह सकते हैं कि वो सारे ट्रांसपोर्टेशन मोड्स जो चलने के लिए वाटर बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हों, हाँ, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे सर, उन्हें हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत रख पाएंगे। सरल भाषा में कहा जाए तो कैनाल वे, रिवर वे, ओशियन वे, ये सब किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन मोड है सर, ये सब वाटर ट्रांसपोर्ट के मोड हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं
वाटर ट्रांसपोर्ट मोड के अंतर्गत कंसीडर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जब कोई व्हीकल चलने के लिए एयर का इस्तेमाल कर रहा हो लाइक एरोप्लेन्स, तो सर वो किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन मोड हुआ? सर वो एयर ट्रांसपोर्ट मोड हुआ। तो हम इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आगे चलकर अगर हम बात करें तो दूसरा क्लासिफिकेशन, जैसे आप यहां देखें तो डिफरेंट मोड्स को मैंने थोड़ा सा यहां जस्टिफिकेशन के लिए एक आध दो फिगर आपके लिए ऐड ऑन कर रखे हैं। जैसे पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन है सर? लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में ये व्हीकल कौन सी? बस, कार, आप स्वयं पैदल जो चलते हैं, आपकी बाइसिकल, ये सब किस तरह के सरफेस पर मूव कर रहे हैं? लैंड सरफेस पर मूव कर रहे हैं, यानी सॉलिड सरफेस पर मूव कर रहे हैं। तो किस तरह के ट्रांसपोर्ट मोड हुए? ये लैंड ट्रांसपोर्ट मोड हुए। दूसरा यही शिप, बोट, ये सब किस में? वाटर ट्रांसपोर्ट में। हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स, रॉकेट, ये किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन मोड हुए? एयर। तो हम इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर, दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा प्रश्न कभी आया हुआ था और ये आ भी सकता है आपके एग्जाम में। वो प्रश्न ये है कि दिल्ली मेट्रो इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दिल्ली मेट्रो किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन मोड के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है? तो दिल्ली मेट्रो की बात करो सर, तो चलने के लिए ये एलिवेटेड सरफेस पर चले या फिर ग्राउंड पर चले, चलने के लिए तो सर, या टनल्स में चले, चलने के लिए तो सॉलिड सरफेस का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब ये किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन मोड के अंतर्गत कंसीडर की जाएगी? लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत। तब तक कमेंट करके बताते रहा करो। मैं आपका कमेंट आज नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन जिस दिन लाइव में आपके साथ जुड़ूंगा उस दिन जरूर पढ़ूंगा। तो किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंतर्गत? लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत कंसीडर किया जा सकता है। यानी दिल्ली मेट्रो एक तरह का लैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आप आसानी से ये कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने चलने के लिए किस तरह के सरफेस का इस्तेमाल कर रहा है? सॉलिड लैंड सरफेस का। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनलैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत ये कंसीडर किया जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं सर, ट्रांसपोर्टेशन मोड्स का दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है सर? कि आपका जो व्हीकल है वो व्हीकल क्या केवल लॉन्गिट्यूडनली मूव कर सकता है या लेटरली भी, या वर्टिकली अप या डाउन मूव कर सकता है? इस पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर, यानी कितने डायरेक्शंस में वो मूवमेंट कर रहा है, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसे आप कहते हैं कि बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात की जाए तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मोड तीन प्रकार का होता है: 1 डिग्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम, 2 डिग्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड 3 डिग्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब आप सोचेंगे सर ये क्या है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है क्या आखिर में ये बात? चलो मैं एक थोड़ी मजेदार बात करता हूं, यहां एक स्लाइड ऐड ऑन कर लेता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। ठीक है, ठीक है, यही बात कर लेते हैं। स्लाइड ऐड करने में समस्या हो रही थी, यही बात कर लेते हैं। जैसे आपका रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रेल या पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो पाइपलाइन या रेल सर ये केवल लॉन्गिट्यूडनली, ये देखो रेलवे ट्रैक आपने बना रखा है, तो ये केवल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही मूवमेंट कर रहा है। इसका मेजर मूवमेंट किस डायरेक्शन में है सर? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही देखने को आपको मिल रहा है। यानी आपके इस रेल ट्रांसपोर्ट में क्या देखने को मिल रहा है? केवल एक ही दिशा में लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट देखने को मिल रहा है। या पाइपलाइन हो तो पाइपलाइन में भी आपको कैसे, पाइपलाइन हो कोई भी, वो वाटर पाइपलाइन हो, गैस पाइपलाइन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें भी मूवमेंट किधर देखने को मिल रहा है? केवल एक डायरेक्शन में। लेकिन यही देखिए कि अगर एक हाईवे व्हीकल है, आपकी बाइसिकल है या फिर आपका कार है, तो सर ये किस तरह का मूवमेंट कर रहा है? सर ये मूवमेंट 2 डायरेक्शन में कर रहा है। एक तो आपकी ये कार, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कार, ये कार इस डायरेक्शन में तो मूवमेंट कर ही रही है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर यह इधर भी मूव कर सकती है, यानी लैटरल मूवमेंट भी कर सकती है और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट भी कर सकती है। लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल दोनों तरह के डायरेक्शन पे मूवमेंट कर सकती है। तो कितने डिग्री में आया सर? ये 2 डिग्री ट्रांसपोर्ट में आया। जबकि वहीं एरोप्लेन्स की बात करिए सर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये एक एरोप्लेन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक एरोप्लेन है। अब ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सर? ये सीधा तो मूव कर ही सकता है, इधर और इधर भी जा सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर नीचे या ऊपर भी जा सकता है। तो कितने डायरेक्शंस में ये मूवमेंट कर पा रहा है? 3 डायरेक्शंस में। इसका मतलब ये 3 डिग्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, जैसे सबमरीन, उनको लगता है कि सबमरीन केवल 2 डायरेक्शन में मूवमेंट करती, नहीं सर, सबमरीन 3 डायरेक्शन मूवमेंट में आती है, यानी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के मोड्स में कंसीडर की जाती है। फॉर एग्जांपल यहां देखिए 1 डिग्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो 1 डिग्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन आता है? रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, केबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब कितने डिग्री में आएंगे सर? 1 डिग्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कंसीडर किए जाएंगे। जबकि हाईवे व्हीकल्स, पानी वाले जहाज,
जहाज की बात कर रहा हूं सर, मैं सबमरीन की बात नहीं कर रहा हूं। पानी वाले जहाज या बोट, नाव आपकी, ये 2 डिग्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता है। ये लेटरल मूवमेंट भी कर सकता है और साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट भी कर सकता है। लेकिन वही बात करिए सर एरोप्लेन की, एरोप्लेन सर ये लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट और साथ साथ अप या डाउन मूवमेंट कर सकता है। इसका मतलब ये 3 डिग्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता है। यही साथ साथ सबमरीन की बात करिए, इस पर एक स्टार मार्क मैं बना दे रहा हूं। ये सबमरीन जो है सर, ये सबमरीन जो है ये 3 डिग्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कंसीडर की जाती है, क्योंकि सबमरीन डाइव भी करती है नीचे और ऊपर भी मूवमेंट कर सकती है, यानी वर्टिकली डाउन भी जा सकती है, अप भी जा सकती है और लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट भी कर सकती है। इसका मतलब ये 3 डिग्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर कंसीडर की जाएगी। बात समझ में आई? अब चलते हैं, हम आगे बात करते हैं सर, नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम क्या है, इसके आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड्स हमें देखने को मिलेंगे सर वो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के, जिनमें पहला ह्यूमन पोर्टर। अब बहुत सारे लोग केदारनाथ गए होंगे, देखा होगा कि आदमी वो पिट्ठू होते हैं ना, यानी अपने पीठ पर ही लाद कर एक दूसरी जगह आदमी को ले जाते हैं। कुछ लोग अपने पिताजी को भी, सरल भाषा में कहो यार ना, तो मुझे याद है वो मैंने कभी कहानी पढ़ रखी थी श्रवण कुमार की, श्रवण आपने भी सुना होगा, ये नाम बड़ा फेमस रहा। तो वो अपने पिताजी को क्या करते हैं सर, पिताजी और माताजी को दोनों को अपने कंधों पर लाद कर ले जाता है तीर्थ यात्रा कराने। अब समझिए कि भाई ऐसी स्थिति है तो कम्युनिकेशन का मोड क्या है? श्रवण खुद, यानी ह्यूमन पोर्टर कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा? ह्यूमन पोर्टर। आप लोग केदारनाथ गए होंगे, वहां भी इस तरह की व्यवस्था देखते हैं आप। तो ह्यूमन पोर्टर ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का मोड ही है। आप क्लासिफिकेशन कम्युनिकेशन के मीन के आधार पर कर रहे हैं, बात याद रखिएगा। दूसरा है एनिमल ट्रांसपोर्ट। एनिमल ट्रांसपोर्ट इन द सेंस जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये कौन से कंसिडरेशन में आएंगे सर? ये आएंगे एनिमल ट्रांसपोर्ट में। दूसरी बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। अच्छा सब वो जो धोबी गधे पर कपड़ा लाद के ले जाता है ना, वो भी एनिमल ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है। दूसरी बात करते हैं रेल ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट, ये भी आप कह सकते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के आधार पर। अगला है एयर ट्रांसपोर्ट, अगला है वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमें आपको देखने को मिले पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और लास्ट जो है केबल एंड रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। इतने प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स आप देख पाएंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के आधार पर। कुल कितने प्रकार के हुए सर? 9 प्रकार के। अब हम आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें सर तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं हैं, आखिर अगर उनको हम अगर कैटेगराइज करें तो कितने तरह की हो सकती हैं, यानी सरल भाषा में कहो तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं कि कितने प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। तो सामान्य तौर पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम साहब 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला जो हमें देखने को मिलता है ये है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चलो एक एग्जांपल बताते हैं। आज के कई साल पहले मैं एक बार एक जगह है बिहार में बेतिया, तो मैं गया था वहां। अब खुद की गाड़ी लेके गया तो क्या होता है, खुद का व्हीकल लेके जा रहे हैं, मतलब व्हीकल भी मेरा है, चल भी मैं रहा हूं। विद हेल्प ऑफ फ्यूल वो अलग चीज है, लेकिन चल भी मैं ही रहा हूं स्वयं। तो इसका मतलब क्या है सर कि वो किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ, यानी जब व्हीकल भी आपकी हो और उसमें चल भी आप ही रहे हो या आपका परिवार चल रहा हो, तो किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सर? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर देखा जाए तो सर दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पब्लिक और मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे पब्लिक और मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें ढेर सारे यात्री एक साथ यात्रा कर रहे हो, जैसे बस में, ट्रेन में, या फिर आजकल ओला या उबर नाम की जो टैक्सी चलती है या टैक्सी जो चलती है जिसमें शेयरिंग ऑटो कह सकते हैं आप, तो वो भी किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन मोड में आएगी? पब्लिक और मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आएगी। तुम्हें मजाक के लिए बताएं तो ढेर सारे ये विद्यार्थी पेपर देने जा रहे थे, ये रेलवे का ही पेपर देने जा रहे होंगे मुझे जहां तक लगता है। ये देखो, ये इस बात को कुछ सीरियसली ले बैठे कि साहब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और ढेर सारे लोग हम इस पर लद कर चलेंगे एक साथ, अकेले नहीं जाएंगे। देख रहे हो तो किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सर? ये है मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मास और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मास और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं आप इसे। अब अगली बात करते हैं दूसरे मोड पर। दूसरा मोड है ट्रांसपोर्टेशन का या दूसरा प्रकार है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, वो है इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? अभी मैं रिसेंट में पटना गया था, कुछ दिन पहले की ही बात है। तो इसमें मैंने एक व्हीकल किराए पर लिया, यानी एक कार मैंने किराए पर ली और किराए पर लेकर मैं यहां से वहां तक की यात्रा पूरी करके वापस आया अपनी जगह पर। यानी व्हीकल किसी और की थी, मैंने रेंट किया, हायर किया और फिर अपने गंतव्य तक जाकर वापस आया हूं। तो सर
ये किस तरह का ट्रांसपोर्ट हुआ जिसमें व्हीकल मेरा नहीं है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए मैंने उसे हायर कर रखा है। जैसे आप ओला करते हैं, रैपिडो करते हैं, उबर करते हैं, ये किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हुआ सर? इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन सा हुआ? इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें व्हीकल हमारी नहीं है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको हमने हायर कर रखा है अपनी यात्रा पूरी करने के लिए। तो किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन में आएगा सर? इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। मजे की बात बताता हूं एक और। उसी दौरान क्या हुआ कि एक बार और मैंने यात्रा की है। यात्रा तो मैंने ढेर सारी की है लेकिन उनमें एक यात्रा और रही जिसमें मैं अपने घर से स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए निकला। कहीं जाना था मुझे, दिल्ली। और हुआ क्या कि मैं घर से बाइक लेके आया, बाइक रास्ते में खराब हो गई, तो थोड़ी दूर मैं बाइक से आया, यानी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अडॉप्ट कर रहा था। लेकिन थोड़ी दूर बाद बाइक खराब हो गई तो हमने उसे वहीं खड़ी कर दिया और फिर वहां से शेयरिंग ऑटो ले लिया। तो अब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जा चुका हूं। फिर आगे चलकर उसने मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन पर उतार दिया, लेकिन उसके आगे आने के लिए मुझे फिर से कैब करनी पड़ी, यानी ओला या रैपिडो करना पड़ा। और वो करके फिर मैं वहां तक पहुंचा, रेलवे स्टेशन तक। और रेलवे स्टेशन तक जाने के बाद रेल यात्रा मैंने शुरू की और अपने गंतव्य तक पहुंच गया। सर, इस पूरी यात्रा के दौरान मैंने एक से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस्तेमाल किए हैं। पहले मैंने प्राइवेट इस्तेमाल की, फिर पब्लिक इस्तेमाल की, फिर मैंने इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल किया। और इन सबको इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी यात्रा को पूरी करता हूं। यानी जब एक से अधिक प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का आप इस्तेमाल करके अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हो तो इसे कहते हैं आप कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बिनेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी सरल भाषा में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम 4 प्रकार का होता है: प्राइवेट, पब्लिक और मास, और अगला इंटरमीडिएट, एंड लास्ट वन जो इन तीनों में से तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तीनों में से किसी 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या एक से अधिक प्रकार का हो सकता है। वो कौन है सर? कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बिनेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चलिए कहानी को थोड़ा आगे ले चलते हैं और बात करते हैं। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर है, यानी आइडियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो इसमें 2 लक्षण दिखाई देने चाहिए। यानी सरल भाषा में हम आप कहें तो किसी बेहतर या आइडियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 2 लक्षण सबसे आवश्यक हैं। वो कौन से? जैसे एक आदर्श विद्यार्थी में 5 लक्षण लोग ढूंढते हैं। आजकल मैं नहीं ढूंढता, तुम लोग ढूंढो खुद में है या नहीं। मैं इधर चलता हूं, मैं बात करता हूं कि एक आइडियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर 2 लक्षण है तो वो एक आइडियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जा सकता है। क्या क्या गुण होने चाहिए? पहला गुण होना चाहिए प्लेस यूटिलिटी। क्या होना चाहिए? प्लेस यूटिलिटी, कि जब आवश्यक हो, जहां आवश्यक हो वहीं पहुंचे। यानी ऐसा ना हो कि मुझे जाना है दिल्ली और मैं किसी ट्रांसपोर्टेशन मोड का इस्तेमाल या सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे पहुंचा दे कानपुर और उसके आगे ना पहुंचाए, तो सर ये बेहतर नहीं माना जाएगा। जब आवश्यक है, जहां आवश्यक है, अगर वहीं पहुंचा रहा है, इसका मतलब वो बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाएगा। अच्छा, यानी प्लेस यूटिलिटी का मतलब समझ में आया कि जहां जाना है वहीं पहुंचाए। दूसरी बात, चाहे वो मैन हो या मटेरियल, उसकी बात अलग है। अगला है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या है सर? जब आवश्यक हो तभी पहुंचाए। इसका मतलब अगर मैं सुबह 10 बजे पहुंचना चाहता हूं, 8 बजे निकला हूं, 10 बजे पहुंचना चाहता हूं, तो एक आइडियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर उतने ही टाइम ड्यूरेशन में अपनी यात्रा पूरी करवा देता है तो सर आप मान लीजिएगा कि एक बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यानी सरल भाषा में हम लोग कहें तो एक आइडियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 2 लक्षण होते हैं, और अगर ये 2 लक्षण दिखाई दें तो आप समझ लेना कि ये बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भूमिका निभा रहा है। पहला है प्लेस यूटिलिटी, मतलब जहां जाना है वहीं पहुंचाए, समझ गए। और दूसरा है कौन सा? टाइम यूटिलिटी, जब आवश्यक हो तभी पहुंचाए। इंडियन रेलवे की बात करें साहब, तो इंडियन रेलवे के पास एक तो है प्लेस यूटिलिटी, दूसरे पर ये विचार कर रहा है, जिसे आप टाइम यूटिलिटी कह सकते हैं, विचार कर रहा है। हालांकि इन्होंने ढेर सारे अपग्रेडेशन किए और लगभग अभी समस्या से भी ये निजात पाने में सक्षम है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट चर्चा में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवे पर। अपना अगला टॉपिक यही है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवे। आप जानते हैं कि भारत में रेल का विकास एक दिन में नहीं हुआ है। कब से हुआ है सर, ये बताइए। अगर हम लोग बात करें तो पहला प्रपोजल भारत में रेल बनाने के लिए 1832 में पड़ा। कब पड़ा? 1832 में। वो भी कहां? मद्रास से लेके बेंगलोर तक के बीच के लिए। लेकिन ये प्रपोजल सिर्फ पेपर पर ही रह गया सर, ये सपना साकार नहीं हुआ, ऑन पेपर ही रह गया। लेकिन आगे चलकर देखते हैं 1837 एक सन आता है, और 1837 में ये साउथ में, साउथ सेंट्रल रेलवे आप कह सकते हैं, साउथ में एक जगह है रेड हिल और दूसरी जगह है चिंत्रादिपेट। ये 2 जगह के नाम है, आप मद्रास के आसपास इन्हें ढूंढ सकते हैं। अच्छा,
अब चेन्नई कहते हैं बाप से, याद रखिएगा। तो यहां ही सबसे पहले आपको रेलवे 1837 में देखने को मिली। कब देखने को मिली? 1837 में। और इसका इस्तेमाल किया था आर्थर कार्टर ने, पहली बार इस्तेमाल किया था। किसके लिए इस्तेमाल किया था सर? ग्रेनाइट पत्थर जो होता है रोड के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल के लिए, उसकी ढुलाई के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन कहां से कहां तक? 1837 में इन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया था रेल का। कहां से? चिंत्रादिपेट ब्रिज से, यहां चिंत्रादिपेट ब्रिज से कहां तक सर? रेड हिल तक। इस जगह के बीच लगभग ये 3 माइल की डिस्टेंस है। कितना? 3 माइल की डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के लिए ही इन्होंने ये इस्तेमाल किया था। इस 3 मील तक की यात्रा के लिए, पत्थरों की ढुलाई के लिए रोड निर्माण कार्य में इन्होंने रेल का पहली बार इस्तेमाल किया 1837 में। अब इस पर कभी कभी प्रश्न भी बनते हैं, हम उस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। मैंने ये स्लाइड चुराई हुई है। कहां से? साउथ सेंट्रल रेलवे से। आओ देखते हैं इन्होंने क्या बता रखा है। साउथ वेस्टर्न रेलवे क्या बता रखा है? इन्होंने बताया कि द फर्स्ट प्रपोजल फॉर रेलवे इन इंडिया वेर मेड इन मद्रास इन 1832। ये बात तो हम जानते हैं कि 1832 में पहला प्रपोजल पड़ा, लेकिन ये ऑन पेपर ही रह गया सर, ये सपना साकार नहीं हुआ तब। उसके बाद आगे इन्होंने बताया द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन फ्रॉम रेड हिल टू चिंत्रादिपेट ब्रिज इन 1837। 1837 में ये रेड हिल से चिंत्रादिपेट ब्रिज तक पहली बार रेल का इन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन किसने किया था और क्यों किया था, इस बात को इन्होंने अगली बात में बता रखा है। कहा कि इट वाज रेड हिल रेल रोड, इट वाज बिल्ट बाय सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन, ये महापुरुष जो दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं का नाम है ये। अच्छा, तो कह रहे हैं कि सर इसका इस्तेमाल क्यों किया था इन्होंने? कह रहे हैं एंड वाज मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेटिंग ग्रेनाइट स्टोन फॉर रोड बिल्डिंग वर्क इन मद्रास। मद्रास में रोड बिल्डिंग वर्क के लिए पहली बार 1837 में आर्थर कॉटन ने, सर आर्थर कॉटन सर कह लेता हूं, थोड़ी इज्जत तो बनती है इनके लिए, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े रिवॉल्यूशन को जन्म देने का काम किया था, इन्होंने इस्तेमाल किया, वो भी रोड के कंस्ट्रक्शन में ग्रेनाइट पत्थरों की ढुलाई के लिए। आगे चलकर हम चर्चा करते हैं सर, तो देख पाएंगे तो हम इस बारे में भी बात करते हैं कि ये डिस्टेंस लगभग 3 माइल की, 3 मील आप कह सकते हैं, 3 मील की रही। कहां से? चिंत्रादिपेट ब्रिज से कहां तक सर? चिंत्रादिपेट ब्रिज से कहां तक? रेड हिल तक 3 माइल की डिस्टेंस रही। और इस के लिए इन्होंने रेल का इस्तेमाल किया, जिसकी सहायता से इन्होंने 48% तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को घटा दिया। कितना परसेंट? 48% तक घटा दिया। 48%, यहां 48 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 48% तक इन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। तो साहब, इंडिया में रेल के लाभ को प्रैक्टिकली बताने का पहली बार काम किसने किया था? सर आर्थर कॉटन ने, जिन्होंने 1837 में चिंत्रादिपेट ब्रिज से कहां तक? रेड हिल तक रेल से ग्रेनाइट पत्थरों की ढुलाई का कार्य आरंभ किया था। चलिए फिलहाल इस पर आगे चलकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी कुछ महापुरुष मुझसे कहते मिलेंगे कि सर पहली बार तो भारत में रेल 1853 में 16 अप्रैल को 3:35 पर 3 इंजन सिंध साहिब और सुल्तान और 14 बोगियों और 400 विदेशी कबूतरों के साथ शुरू हुई थी, जो कि कहां से? बोरी बंदर से थाने के बीच, जो कि 1 घंटा 15 मिनट की यात्रा रही, लगभग 32 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए। तो कुछ महापुरुष मुझे ये कहते मिलेंगे, लेकिन उनके डाउट को मैं क्लियर करूंगा कि पहली बार सार्वजनिक रूप से रेलवे तब चली थी। इसके पहले 2 बार रेलवे का और रिटन प्रूफ मिलता है हमें, आपको प्रैक्टिकली प्रूफ मिलता है। जो पहला प्रूफ मैंने बताया कि पर्सनल माल वहन कार्य के लिए इस्तेमाल किया गया 1837 में, वो भी सर आर्थर कॉटन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलकर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बात, तो इन्होंने हमें बता तो दिया सर, क्या बताया कि सर रेल का बहुत लाभ है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इतना घटा देगी कि सर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो कम होना ही था। इन्होंने बताया तो लाभ समझ में आया हमें। तो आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी, ये उस समय हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे सर? इनकी बात करिए तो लॉर्ड डलहौजी, इनका पूरा नाम क्या था? जेम्स एंड्रू रामजे, हाँ यही नाम था, ये लॉर्ड डलहौजी का यही नाम था सर। अच्छा, तो ये कौन थे? गवर्नर जनरल थे भाई, भारत के गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक? 12 जनवरी 1848 से 28 फरवरी 1856 तक। और इन्होंने जब ये देखा कि सर बड़ा लाभ है तो भारत को क्यों ना रेल से कनेक्ट किया जाए, तो 1843 में इन्होंने कंसीडर किया कि भारत को रेल से कनेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज पर विचार किया। और आगे चलकर 1844 में पहली बार ये प्रपोजल लेकर आते हैं। कौन लेकर आता है ये प्रपोजल सर? ये प्रपोजल लेकर आते हैं RM स्टीफेंसन।
RM स्टीफनसन, और ये बताते हैं कि भारत में रेल की क्या उपयोगिता है, किन किन क्षेत्रों में पहले कार्य शुरू करना चाहिए, रेल को कहां से कहां तक जोड़ना चाहिए, भारत के डिफरेंट सेगमेंट्स को रेल के माध्यम से कैसे जोड़ा जाए, इसके क्या लाभ हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, क्या लाभ है, इन सारे लाभों पर चर्चा इन्होंने पहली बार की। कब की? 1844 में। कब किया इन्होंने? 1844 में। और साथ ही साथ इन्होंने भारत में रेल के निर्माण के लिए एक कंपनी, कौन सी कंपनी सर? ईस्ट इंडियन कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, इसका गठन किया और कहा कि साहब अब भारत में रेल निर्माण प्रारंभ होना चाहिए। समझ गए? बड़े स्तर पर, यानी पूरे भारत में रेल का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए। और RM स्टीफनसन ने फायदे नुकसान भी बताए। और रेल की, RM स्टीफनसन कौन थे? एक सिविल इंजीनियर थे, याद रखना सर। तो ये क्या बताते हैं कि भाई भारत में रेलवे के विकास के क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, इन सारे तथ्यों पर ये चर्चा करते हैं। और रेल के निर्माण के लिए ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना करते हैं। लेकिन यह स्थापना कब हुई? 1844 में। और प्रपोजल भी इन्होंने कब दिया? 1844 में। दोनों काम 1844 में इन्होंने किया था। ठीक, वो भी तब जब 1843 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत को रेल से कनेक्ट करने वाली बात पर विचार कर लिया था तब। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। कौन सर? हमारे ये गवर्नर जनरल साहब, जिनको कुछ लोग भारत का विकास पुरुष भी कहा करते थे। मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानूंगा भाई? इतना बड़ा काम किया इन्होंने, भारत को रेल दी, जो विश्व का सबसे बड़ा 4th रेल नेटवर्क है, उस पर इन्होंने विचार किया, तो मैं भी मानूंगा। जाहिर सी बात है, आप भी मान लिया करो। इसीलिए भारत में फादर ऑफ रेल के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो वो कौन है? ये कौन है भाई? लॉर्ड डलहौजी। यानी लॉर्ड डलहौजी को ही आप इंडियन रेलवे का जनक कह सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा भी गया है तो आपको बताना भी चाहिए, इसीलिए मैंने इस पर थोड़ी बातचीत कर ली है। अब आगे चलकर हम चर्चा करें आगे। इनको जानते हैं? ये कौन है जिनकी फोटो मैंने यहां ऐड कर रखी है? ये कौन है? RM स्टीफनसन। ये वही है सर जिन्होंने भारत में रेल के फायदे और नुकसान गिनाए थे, बताया था कि भारत में रेल क्यों होनी चाहिए, कहां से प्रारंभ होना चाहिए, इन सारे तथ्यों पर इन्होंने ही काम किया था। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात में चलें 1845 से 46 तक। 1845 और 46 में अगर देखा जाए तो सर्वे प्रारंभ हो चुका था रेल लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन कहां से? कलकत्ता टू दिल्ली के लिए ये सर्वे लाइन का काम शुरू हो चुका था, ट्रायल शुरू हो चुका था सर्वे का। फिर आगे चलकर बात करिए 1848 से 49 तक रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। कहां से? हावड़ा रानीगंज सेक्शन में। आगे चलकर फिर बात करते हैं 1 अगस्त 1849 की, और इस समय प्रारंभ हुआ पार्लियामेंट एक्ट के तहत एक रेल निर्माण कंपनी का गठन करना। वो रेल निर्माण कंपनी कौन सी थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। और इसी का निर्माण, या इसी का आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू से पास किया गया कि ये कंपनी बनाई जाए और ये रेल का निर्माण करेगी। आगे चलकर फिर इन्होंने बात की, बताया कि भाई पहली एक्सपेरिमेंटल लाइन इनको बनाना था कलकत्ता से मिर्जापुर तक। ये यूपी वाला मिर्जापुर नहीं है, कहीं और है, हाँ वहीं कलकत्ता में ही है। ठीक है, आगे चलकर बात करिए 1850 में अगर कहें तो बॉम्बे और थाने वाले रूट का कंस्ट्रक्शन कार्य प्रारंभ हो चुका था। अब आगे चलकर फिर देखिए दूसरा 1851 पहली बार अब रेल चलने का प्रमाण जो मिला था हमें, आपको वो कब मिला? 1837 में, सर आर्थर कॉटन ने जब चलाया था। कहां से? रेड हिल से चिंतरादीपेट ब्रिज तक। लेकिन 1851 में दूसरी बार फिर से हमें माल ढुलाई कार्य के लिए एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था सोलानी वायडक्ट, उसने इस्तेमाल किया था 22 दिसंबर 1851 को। और 1851 में इसने इस्तेमाल किया एक इंजन थॉमसन, क्या नाम था? थॉमसन नाम था, और 2 मालवाहक बोगियों का इस्तेमाल किया और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रुड़की सेक्शन में पहली बार उसने रेल का इस्तेमाल किया था माल ढुलाई कार्य के लिए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर 1852 की। 1852 पहुंचते जो बॉम्बे थाने रूट का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था, उसकी संटिंग ऑपरेशन भी शुरू हो गई। और संटिंग ऑपरेशन में हम एक इंजन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है फाल्कलैंड। क्या नाम था? फाल्कलैंड नाम के इंजन का इस्तेमाल करते हैं फरवरी 23, 1852 में। और सर ये फाल्कलैंड संटिंग ऑपरेशन अगर आप समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि सर रेलवे ट्रैक की जांच पड़ताल के लिए कि भाई उसका गेज सही है, परफेक्ट है या नहीं, इन सारे कार्यों के लिए हमने एक इंजन फाल्कलैंड का इस्तेमाल किया। और आप कह सकते हैं कि भाई कब इस्तेमाल किया? 23 फरवरी 1852 को। अब आते हैं उस ग्रेट मोमेंट पर जब सार्वजनिक रूप से पहली बार भारत में रेल चलाई गई। वो ग्रेट मोमेंट जब 21 तोपों की सलामी के साथ भारत में सार्वजनिक रूप से रेल यात्रा प्रारंभ।
कब प्रारंभ हुई सर? 16 अप्रैल 1853 को। कितने बजे? 3:35 पर। कितने बजे? 3:35 पर। 3 इंजन सिंध साहिब सुल्तान, 14 बोगियां और 400 विदेशी कबूतर। अरे मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें मोस्टली लोग हाई क्लास लोग थे जो उस यात्रा का हिस्सा बनने आए थे, उस ग्रेट मोमेंट का हिस्सा बनने आए थे। तो 400 लोग लगभग, इनके साथ ये पहली बार यात्रा प्रारंभ हुई। कहां से? बॉम्बे से। बॉम्बे से थाने, या आप कह सकते हैं कि कहां से कहां तक सर? बोरीबंदर से थाने के बीच। बॉम्बे सेक्शन में बोरीबंदर से थाने के बीच, जो कि लगभग 1 घंटे 15 मिनट में पूरी है और ये 32 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए लगभग ये यात्रा शुरू हुई थी। अब इसके लिए पेपर से कुछ कटिंग निकाल रखी थी मैंने आपके लिए कि भारत में पहली बार जो रेल चला वो कब चला। इसके लिए कुछ थोड़ा सा मैंने निकाल रखा था पेपर से एक आध कटिंग, तो वो आपके लिए ले आया हूं। याज का इतिहास, याज का मतलब कब का है सर? 16 अप्रैल का है। कब का है? 16 अप्रैल का। ठीक है, 16 अप्रैल का। कब का? 1853 का। 16 अप्रैल 1853 का। इस 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार सार्वजनिक रूप से रेल चलाई गई। अब देखो इन्होंने बढ़िया सा बना के लिख रखा है कि किस तोपों की सलामी के साथ भारतीय रेल की शुरुआत हुई। हाँ, कब? 16 अप्रैल 1853 को। अच्छा, आगे चलकर इन्होंने ये भी बताया कि भाई आज भारत 16 अप्रैल 1853 से लेकर आज की अवस्था में बात किया जाए तो लगभग 68,000 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक का निर्माण कर चुका है। चलिए फिलहाल आगे चलकर बात करेंगे कि भारत में कितनी ट्रेन चलती हैं, कितने लोकोमोटिव काम कर रहे हैं इस वक्त, इन सब पर बाद में चर्चा करें। नेक्स्ट चर्चा में आए तो बात करें हम सर 1854 पर। 1854 आते आते पहली पैसेंजर ट्रेन हमें ईस्टर्न सेक्शन में देखने को मिलती है। ईस्टर्न सेक्शन मतलब कहां सर? कोलकाता साइड। हाँ, कहां से कहां तक? हावड़ा से हुगली के बीच लगभग 39 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए हमें कब? अगस्त 15 को 1854 में पहली बार रेल चलते हुए दिखाई देती है ईस्टर्न सेक्शन में। मतलब पहली रेल कहां चली सर? पहली रेल वेस्टर्न सेक्शन। कहां? बोरीबंदर से थाने के बीच। ठीक, कौन सी वाली? सार्वजनिक रूप वाली। प्राइवेट 2 चल चुकी थी उसके पहले। ठीक, सार्वजनिक रूप वाली कब देखने को मिली? वेस्टर्न सेक्शन में पहली बार देखने को मिली। कब? 16 अप्रैल 1853 में, थाने से पोरबंदर के बीच। ठीक, याद रहेगा। दूसरा कहां देखने को मिला सर? हावड़ा से हुगली के बीच लगभग 39 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए देखने को मिलता है हमें फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं 1856 की। 1856 जुलाई 1 को साउथ सेक्शन में मद्रास से लेके कहां तक? आरकोट तक ये जगह है। मद्रास को आज चेन्नई भी आप कहते हैं। लगभग 100 किलोमीटर तक की डिस्टेंस के लिए हमें अगली ट्रेन चलते हुए दिखाई देती है, यानी सार्वजनिक रूप से पैसेंजर ट्रेन चलते हुए दिखाई देती है। कहां से? मद्रास से आरकोट तक के बीच लगभग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ये है। इसके लिए हम देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 3 मार्च 1859। 3 मार्च 1859 और 3 मार्च 1859 को नॉर्थ सेक्शन में पहली बार रेल देखने को मिलती है इलाहाबाद से कानपुर के लिए। इलाहाबाद से कानपुर के लिए लगभग 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये जो हमें ये देखने को मिलती है। आगे चलकर हम फिर पहुंचते हैं 1862। और आप जानते हैं कि जब इतने सेक्शन में रेल चलने लगी तो इंजन बने होंगे, इंजन भी चल रहे होंगे, इंजन में मरम्मत के कार्य भी आएंगे। तो मरम्मत कहां करवाएं सर? इसके लिए हमने स्थापना की कब? 1862 में 8 फरवरी को जमालपुर लोको वर्क्स का। 8 फरवरी 1862 को जमालपुर लोको वर्क्स का एस्टेब्लिशमेंट हम करते हैं। आगे चलकर फिर बात करते हैं सर इलाहाबाद और कानपुर के बीच एक बड़ी समस्या है। समस्या क्या? कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय एक यमुना नदी जो है ये बीच में पड़ रही है, तो इसे पार करने के लिए ब्रिज बनाना पड़ेगा। और फिर पहली बार आगे चलकर कब? 1864 में। 1864 के बजाय हम 65 पे पहले बात कर लेते हैं यमुना ब्रिज पर, फिर 64 पे आ जाएंगे। 1865 में पहली बार हमें यमुना ब्रिज देखने को मिलता है इलाहाबाद में, जो रेलवे के लिए ओपन किया जाता है, जो इलाहाबाद और कानपुर की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का काम करता है। ये रेल ब्रिज ट्रस रेल ब्रिज है, स्टील ट्रस रेल ब्रिज है, आप देख सकते हैं, आपके पास ये अवेलेबल है। नेक्स्ट बात एक प्रीवियस ईयर में चलते हैं 1864 में। 1864 1 अगस्त को हमें कहां सर? सेंट्रल सेक्शन, या सरल भाषा में आप कह दीजिए कि नॉर्थ सेंट्रल सेक्शन दिल्ली में पहली बार ट्रेन देखने को मिलती है, पैसेंजर ट्रेन। ठीक, अब आगे चलते हैं सर हम नेक्स्ट बात करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 1869 आते आते हमारे पास लगभग 4000 मील तक की रेलवे ट्रैक का निर्माण हमने कर लिया था। फिर आगे चलते हैं 1870 में। 1870 आते आते हमें लगा कि कोलकाता और बॉम्बे को जोड़ देना चाहिए और हमने ये कनेक्टिविटी प्रारंभ की। साथ में आगे चलकर 1870 में ही मोबाइल पोस्ट ऑफिस सर्विस का भी गठन किया गया, या इस सेगमेंट को भी बनाया गया कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस यानी डाक सेवा का जो
परिवहन है या डाक सेवा को रेलवे के माध्यम से संपन्न कराने का कार्य शुरू किया गया। आगे चलकर इसी ईयर में एक सबसे बड़ा काम होता है, एक महापुरुष आते हैं, इनका नाम है लॉर्ड मायो, और इन्होंने मीटर गेज से परिचय करवाया। कब कराया सर? 1870 में। मीटर गेज क्या है, क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए, इन सारे तथ्यों पर इन्होंने विचार किया। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि ये गेज क्या होती है, कौन सी गेज कब अडॉप्ट करनी चाहिए, ये सारे तथ्य पर हम बाद में चर्चा करेंगे गेज वाले टॉपिक में। लेकिन याद रखिएगा कि मीटर गेज का आविष्कार या परिचय भारत में लॉर्ड मायो ने कराया था। कब कराया था? 1870 में। कब कराया था? 1870 में। ठीक है, याद रहेगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, परेशान मत होना, क्योंकि यहाँ नीचे कुछ शब्द कट रहे हैं तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब आगे चलकर हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। अगली बात है सर 1873, और 1873 आते आते लॉर्ड मायो की बात मानकर दिल्ली से रेवाड़ी तक मीटर गेज सर्विस का कार्य प्रारंभ हो गया, और 1873 में पहली मीटर गेज सर्विस, कॉमर्शियल मीटर गेज सर्विस, असल में विश्व की पहली कॉमर्शियल मीटर गेज सर्विस आप देख पाते हैं कहां? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। ठीक है, चलिए यहां तक की यात्रा तो आज करते हैं, लेकिन आप ढेर सारे रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे और देखते होंगे कि ऐसे एक बुक स्टॉल है जिसका नाम है एच व्हीलर एंड कंपनी, आप देखते हैं। तो मुझे बताइएगा कि ये कब इसका गठन हुआ, इसे बनाने वाले कौन थे, यानी इस बुक स्टॉल का एस्टैब्लिशमेंट करने वाले लोग कौन थे, कब किया था इन्होंने, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ठीक है, आपके लिए दो और प्रश्न आज मैं लाया हूं, उस पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं। जिनमें पहला प्रश्न है कि हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज का जनक किसे माना जाता है? अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हमने सोच तो लिया था 1832 में ही, लेकिन 1837 में आर्थर कार्टर ने जब पहली बार साउदर्न सेक्शन में रेल चलाई तो हमें इसके फायदे नुकसान समझ में आने लगे, और तब तक 1844 आते आते हम समझ गए कि साहब हमें रेल बना लेनी चाहिए। और लॉर्ड डलहौजी जो भारत के गवर्नर जनरल रहे, इनकी सहायता से ही ये पूरा कार्य पूर्ण हो पाता है। इसीलिए भारत में रेल का जनक किसे माना जाता है सर? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली चर्चा पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये आया हुआ है सर, कहां आया हुआ है? यूजीवीएनएल में आया हुआ है। अच्छा, तो क्या है ये प्रश्न? इस प्रश्न को अगर देखें तो पूछ रखे हैं द फर्स्ट ट्रेन वाज रन इन इंडिया या रन इंडिया इन अप्रैल 1853 बिटवीन, कि भारत में पहली बार जो ट्रेन चली वो कहां से कहां तक चली। तो याद रखना, आपसे ये वाला नहीं पूछा जाता कि माल ढुलाई के लिए कहां से कहां तक चली, आपसे पूछा जाता है कि सार्वजनिक रूप से रेल कब चली। तो भारत में सार्वजनिक रूप से रेल आप जानते हैं कि 1853 में 16 अप्रैल को 3:35 पर, आपको याद रहेगा। 3 इंजन सिंध साहिब सुल्तान, 400 विदेशी कबूतर और 14 विदेशी कबूतर इन द सेंस गेस्ट यार, और 14 बोगियों के साथ प्रारंभ होती है, और 1 घंटे 15 मिनट में कहां से? बोरीबंदर से थाने के बीच यह यात्रा की जाती है, आपको पता है। चलिए, तो इसका जवाब आप दे लीजिएगा, बॉम्बे थाने। और इसी के साथ आज ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और इसे और अपडेट करने का प्रयास करते रहेंगे। आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली सीरीज में।